तो भाई, ये जो किस्सा है ये उड़ीसा का है। और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि संबलपुर में रहते हैं। अब ये कह लो आप कि ये उड़ीसा की अर्बन लेजेंड है। जी। और ये ज़्यादातर जो अर्बन एरिया के लोग हैं उनको नहीं पता होगा, जो उड़ीसा के होंगे। लेकिन जब आप के अंदर जाते जाओगे, जो पुराने लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो बहुत ठेठ गांव देहात में रहते हैं, उनको पता होगा ये चीज़, इस अर्बन लेजेंड के बारे में। कहते हैं कि ये जो है ये नॉर्मल तरीके से रहती है, हाँ। आपके पड़ोसन बनकर, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन रात में ये कुछ और बन जाती है। साथ में जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, कार्तिक भाई ने बताया कि भाई, मेरा एक भाई था अनुज, 18 साल का, जी। लेकिन अब वो नहीं है। और उसका कारण यही है, वो जिस औरत थी उनकी जिसकी हम पड़ोसन, बात कर रहे हैं हाँ, उनके। उनकी पड़ोसन, हम्म। उसी ने ही मेरे भाई को मारा। अरे कैसे? लेकिन उनके भाई की जो मौत हुई बहुत दर्दनाक हुई थी। और ये किस्सा सच बता रहा हूँ कि इमोशनली तो आपको वो करेगा ही, साथ में आपको इतना ज़्यादा डरा देगा ना कि आप अपने पड़ोसियों से ही डरने लग जाओगे। इतना ज़्यादा खतरनाक है ये जी किस्सा। भाई। शुरू करते हैं। हम्म। ये जो किस्सा है ये कार्तिक ने बताया कि भाई ये 2020 की बात है। उस टाइम पर उनके भाई की डेथ हुई थी। तो कुछ टाइम पहले, यानी कि उसके और 3 साल 4 साल पहले चले जाओ आप, 2016-17 में, वो बताते हैं कि भाई, मैं रायगढ़ में जॉब करता था प्राइवेट। और उनके गांव में, संबलपुर में, उड़ीसा में जो है, वहाँ पे मेरी माँ और मेरा भाई अनुज ये रहते थे। उनके फादर बहुत पहले ही एक्सपायर कर गए थे। जी। अब वो काफ़ी सालों के बाद वो अपने गांव वापस आए थे। और उस टाइम पर उनको याद है, दीपावली के बाद वो गए थे। उस टाइम पर वहाँ पे उनके यहाँ धान की कटाई उटाई चल रही थी, क्योंकि खेत उत था। तो उनका जो छोटा भाई था वो खेती में मदद करता था। और रात रात भर वो खेत पे रहता, काफ़ी टाइम लेट में वो घर आता वापस। तो जब वो आया तो कार्तिक ने बताया कि भाई, मेरा गांव आज भी वैसा ही है, बिल्कुल पुराना, जैसे हम जाते हैं वही पेड़, उसी तरह घर, वही रास्ते, सब कुछ। तो उसने देखा, उसे काफ़ी अच्छा लगा। जब वो जा रहा था तो उसके पड़ोस में ही एक परिवार रहता था। दो बूढ़े रहते थे, हम्म। मतलब हस्बैंड वाइफ थे दोनों। उनको काका काकी वो बोलता था। तो उसमें एक जो बूढ़ी औरत थी उसका नाम था चंपा बाई। जी। चंपा बाई। अब वो वहाँ पे गया तो वो औरत बाहर खड़ी थी। तो बोली, और बेटा कार्तिक, कैसे हो तुम? तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती थी। तो उसने नमस्ते किया कि हाँ काकी, आप कैसी हो, बढ़िया है सब? बोली, हाँ बेटा, सब बढ़िया है। इतना बोल के वो अपने घर आया। हम्म। तो उसने नोटिस किया कि काका नहीं थे, और उनके फैमिली में और भी एक दो लोग थे, वो भी नहीं थे। तो जब वो गए अपने माँ के पास, तो बातचीत हुई, अपना सब कुछ। फिर उन्होंने पूछा कि माँ, ये बताओ, जो हमारे पड़ोस में जो चंपा काकी हैं, उनकी पूरी फैमिली कहाँ गई? तो एक पल के लिए वो पहले चुप थी, फिर वो बोली कि बेटा, उनकी पूरी फैमिली 2 साल के अंदर सब धीरे धीरे करके मर गए। लेकिन ये जो चंपा बाई है, चंपा काकी, ये जिंदा है। जी। लेकिन तुझसे एक बात कहूँगी मैं, हम्म। कि तू यहाँ जब तक यहाँ पे है, तू रात को बस उनके घर के आसपास मत गुजरना। और जब भी वो तुझे कुछ खाने को दें तो मत खाना। जी। तो और तेरा भाई जो है वो काफ़ी लेट करके खेत से आता है, उसको भी बोल कि ज़्यादा लेट करके मत आए। मैं उसको बोलती हूँ तो वो सुनता ही नहीं है। हम्म। ये सुनकर कार्तिक हंसने लगा। बोला कि क्या माँ, ये सब अंधविश्वास है, क्यों ये सब बातें तुम करती हो फालतू? तो बोले, नहीं बेटा, तू बस मेरी बात मान, नहीं जाएगा। बोला ठीक है। अब उस टाइम पर वहाँ पर ठाकुरानी का मेला चल रहा था। हम्म। जैसे हमारे यहाँ साइड होता है ना, नवरात्रि का, और ऐसा वैसा ही। तो वहाँ पर मेला चल रहा था उस टाइम पर। तो कार्तिक ने बताया कि भाई, मेरे आने के 3 दिन बाद, मतलब उनका भाई भी मिला उनसे, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब सबसे ज़्यादा खुश वो था। बोला कि जी। भैया, आप आए हो इतने सालों के बाद, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 3 दिन बाद उनका जो भाई है वो अपना खेत से वापस आ रहा था, रात के करीब 11 सवा 11 बजे। तो उनके जब वापस आते समय एक रास्ते में एक बहुत पुराना खंडहर पड़ता है। हम्म। तो वो एक पल के लिए वहाँ रुक गया, हाथ में उसके टॉर्च वगैरह था। उसने क्या देखा कि कोई परछाई, स्ट्रेंज सी परछाई उसको वो दिखती है उसी खंडहर के पास। तो वो रुक हम्म। जाता है देखने के लिए। उसको पहले लगा कि शायद कोई कुत्ता या फिर बकरी होगी। जी।
लेकिन जब वो टॉर्च उस पे मारता है तो कोई इंसान की तरीके वो रहता है, जो कि अपने हाथ और पाँव से वो चलता है वहाँ पे, अरे। कोई इंसान। और वो आदमी नहीं, वो औरत होती है, बिल्कुल बूढ़ी, पीठ झुकी हुई, बाल बिल्कुल सफ़ेद। जब वो थोड़ा गौर से देखता है तब वो यकीन ही नहीं कर पाता कि ये उनकी पड़ोसन चंपा काकी थी, हम्म। वही जो जानवरों की तरह चल रही थी। जिसके बारे में मना किया था कि रात को इसके घर के हाँ, मत आसपास नहीं जाना जाना। इसके घर के पास, या फिर ये कहीं दिखे तो मत रुकना। हम्म। बट उनके बेटे ने देखा। अब जब टॉर्च की रोशनी पड़ी तो वो चंपा काकी ने देखा। कहे कि जो वो औरत चंपा काकी, जो दिन में इतने प्यार से बात करती, मीठा मीठा बोलती, बिल्कुल नॉर्मल एकदम सीधी सादी बुढ़िया दिखती, रात को वो उतना ही ज़्यादा खतरनाक, आंखें बिल्कुल काली, बिल्कुल किसी जानवर की तरीके, और एकदम मतलब ऐसा लगे कि गुस्से में उसका गला दबा दो, इतनी मतलब वो भद्दी दिख रही थी। हम्म। अब वो चीज़ जब उसने, चंपा काकी जो थी वो, जब उसने देखा अनुज को, तो अब जैसे यहाँ पे अनुज खड़ा है, वहाँ पे वो खड़ी है, उसने उसकी तरफ देखा और गुस्से में जिस दिशा में वो खड़ा था अनुज, वहाँ पे बस थूक दिया, हवा में ही थूका, हाँ हाँ। सिर्फ ऐसे बस थूक दिया और चली गई। अब ये देख के अनुज दौड़ते हुए आया, भाग के, किसी से नहीं बताया, सीधा कंबल ओढ़ के सो गया। अब उसको इतना ज़्यादा डर था, इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि अगले दिन उसकी पूरी बॉडी दर्द हो रही थी, उसे बुखार भी था। हम्म। तो माँ ने बोला कि हो सकता है कि रात भर खेत में काम किया हो, इसलिए थकान है, आराम कर लो बेटा तुम। बट उसका बुखार नहीं उतरा, काढ़ा वगैरह बना के दिया, फिर भी आराम नहीं हुआ। दूसरे दिन उसको फिर डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने चेक किया तो बोले कुछ खास नहीं है, वायरल फीवर हुआ होगा इसको। दवा वगैरह दिया, बट कुछ नहीं हुआ। रात को उसको लगा कि वही औरत उसको बाहर बुला रही है, लेकिन वो डर के मारे पूरा कांप रहा था, और कार्तिक ये चीज़ महसूस कर रहा था क्योंकि दोनों भाई साथ में सो रहे थे। हम्म। अगली सुबह उसने, अनुज ने अपने भाई कार्तिक से बताया, अकेले में बुला के, कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ मैंने देखा था। तो अब कार्तिक ने उस टाइम बोला कि भाई मुझे लगा कि शायद इसका वहम होगा, तो उसने हाथ रखा कंधे, बोला भाई हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले नहीं भाई ये सच है। तो कहा चल तुझे मैं डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, बड़े डॉक्टर के पास। जी। बड़े डॉक्टर के पास भी लेकर गए, बाकी कुछ ऐसा निकला ही नहीं कि हाँ इनको कुछ दिक्कत हो या कुछ नहीं। नॉर्मल वो भी गए, दवा लिख के दे दिया, खाया, बट कोई आराम नहीं मिला। हाँ हाँ। लेकिन रात को वो हमेशा बोलता कि भाई कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है और वही चंपा काकी मुझे बुला रही है, आप एक बार जाके देखो दरवाज़ा खोल के। वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है भाई, तू सोता क्यों नहीं है। बोला मेरी बात मानो और जाके देखो। तो जब वो रात को ही जब दरवाज़ा खोलता है कार्तिक, तो देखता है कुछ नहीं होता, लेकिन उनके ठीक दरवाजे के बाहर चौखट पे ऐसा लगता है किसी ने थूका हुआ था, बिल्कुल ताज़ा थूक, की अभी जैसे कोई थूक के गया हो। अब ये चीज़ उसे लगा कि यार ये थूका किसने है। हम्म। वो वापस आ गया, लेकिन उसने नहीं बताया। धीरे धीरे करते करते जब 10-15 दिन बीत गए, तो अनुज ने मतलब कि खाना पीना छोड़ दिया। मतलब जो भी वो खाना खाता उसकी बॉडी पे लगता ही नहीं, ऐसा लगता कि कोई उसकी बॉडी से अलग से ही खाना निकाल रहा है। अब धीरे धीरे उसको चक्कर भी ज़्यादा आने लगे, ना किसी से ज़्यादा बोलना ना कुछ। फिर से और भी बड़े डॉक्टर को दिखाया। माँ हमेशा कहती कि बेटा इसे किसी झाड़ फूक वाले के पास लेके चलते हैं। तो बोला माँ तुम ये सब अंधविश्वास मत मानो, भाई को मैं किसी डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, लेकिन कोई आराम नहीं मिलता। इसी तरह करते करते 3 हफ्ते बीत गए। 3 हफ्ते या फिर मतलब बीत गए थे काफ़ी टाइम, कम से कम 2-2.5 हफ्ते तो बीत ही गए थे। अब उन्होंने कहा बेटा अब मैं अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती, क्योंकि वो पूरा सूख चुका था, चेहरा पीला पड़ चुका था, ना कुछ खाए ना कुछ, रात भर बस वो दीवार पे ऐसे देखता ही रहता। हम्म। अब ये चीज़ जब उनकी माँ ने बोला कि हमें किसी गुनिया के पास चलना चाहिए। गुनिया मतलब? गुनिया उड़ीसा साइड में तांत्रिक को गुनिया अच्छा। बोलते हैं। वहाँ पे गए कि अब भाई कार्तिक के पास भी कोई जवाब नहीं था, कि डॉक्टर के पास भी इतना बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, कोई आराम नहीं मिला, तो एक बार माँ की बात मान लेते हैं। तो वहाँ पर करीब उनके घर से करीब 5-6 किलोमीटर दूर एक गुनिया रहते थे, उनके पास वो गए। तो पहले वो गुनिया अनुज को ऊपर से नीचे देखता है, फिर हाथ में कटोरा लेके उसमें पानी डाल के एक मुट्ठी कुछ चावल या फिर कुछ डालता है, और पानी में कुछ पढ़ के फूंकता है और उसके ऊपर छिड़केगा। हम्म। तो जब वो कांपने लग जाता है तब बताता है वो
जो तांत्रिक होता है, जो गुनिया, वो बोलता है कि तुम्हारे बेटे पर ये कोई बीमारी नहीं है, जी। इसको किसी टुंडही ने इसके ऊपर कुछ किया है। टुंडई मतलब टुंडही मतलब जो होता है जो टोटके काला वाली। जादू करने अच्छा, वाली, टोटके वाला और जो भी। टोंडे भी बोलते हैं और टुंडही भी बोलते हैं। ये अर्बन लेजेंड है उड़ीसा जी। की। तो अब जब ये बोला गया कि ये टुंडही कौन है, अब कार्तिक को तो पता नहीं था, लेकिन उनकी माँ को ये चीज़ें पता थी। तो उन्होंने बताया कि बेटा टुंडही असल में एक ऐसी औरत होती है जो कि तुम्हारी ही पड़ोसन होती है, तुम्हारे ही अगल बगल रहती है, उससे अनजान कोई नहीं रहता, सब जानते हो उसके। दिन में वो कुछ और रहती है, दिन में तुमसे अच्छे से बोलेगी, खाएगी, खिलाएगी, तुमसे बातें करेगी मीठी मीठी, लेकिन रात होते ही वो कुछ और बन जाती है। जी। और उस टुंडही ने तुम्हारे भाई के ऊपर थूका था। कहते हैं कि जो ये थूकती है इसकी वैलिडिटी 32 दिन की होती है, जी। और 32 दिन के अंदर ये इंसान को पूरा सोख लेती है, एकदम सूख के जब वो कांटा हो जाता है पूरा अंदर से खत्म कर देती है, और 32वें दिन ये लेकर चली जाती है। मतलब एक तरीके से उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। हाँ, काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। साथ में कहते हैं कि अगर ये टुंडही अगर जिसको गुस्से में देख के थूक दे तो उसको कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि इसका कोई काट ही नहीं है। अब ऐसे जैसे अनुज चला गया था रात को, हाँ, देख लिया था उसने। तो देख लिया था, अब उसने गुस्से में उसके ऊपर थूक दिया इसलिए। तो अब बोले कि उस गुनिया ने पूछा भी कि इसको कितने दिन हो गए, तो उन्होंने बोला कि महाराज 2-2.5 हफ्ते तो हो ही गए। तो कहे कि अब तुम्हारे बेटे के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जी। तो कहे कि अच्छा कोई तो इसका इलाज होगा। तो कहे कि इसका देखो मेरे पास तो नहीं, लेकिन हाँ एक इलाज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो काम आएगा। वो ये है कि या तो टुंडही डर के मारे वो अपना वो थूक जो है वो जो उसने किया वापस ले ले, या फिर अगर वो प्यार से आप उसको मनाओ, अगर वो मान जाए वो वापस ले लेगी तो तुम्हारा भाई या तुम्हारा बेटा बच सकता है। इतना बोल के वो वहां से अपना चले गए, वापस आ गए। अब जो कार्तिक था उसने बोला कि भाई मैं गया वहां पर, भाई मैं बचपन से उनको काकी बोलता था, लेकिन अब पता नहीं जब से उस गुनिया ने बताया मुझे अंदर से डर लग रहा था, लेकिन मेरे भाई की मोहब्बत थी कि मैं बस जाना चाहता था कि मेरा भाई सही हो जाए। वो गए तो आराम से वो बैठी हुई थी अपने अंदर कमरे में, कहे बोला कि काकी मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है। तो कहे हाँ सुना मैंने, अनजान कि हाँ सुना मैंने, बहुत बुरा लगा। तो काकी सही कर दो ना उसे। कहती मैंने क्या किया है जो मैं सही करूँगा? अरे जा डॉक्टर के पास जा, बाबा के पास जा। वो समझ गया कि ये ऐसे मानने वाले मानेगी। नहीं। हाँ, वो वापस आ गया। उसके बाद माँ से बताया तो माँ ने कहा कि बेटा अब मैं अपने बेटे को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती, मैं खुद बात करूँगी। फिर वो उनकी माँ गई जब वहाँ पे, तो उस टुंडही ने कहा कि चली जाए यहाँ से, झूठा इल्ज़ाम मत मेरे पे लगा, नहीं तो जो जैसे तेरा बेटा मर रहा है ना वैसे तेरे दूसरे बेटे को भी मैं मार दूंगी। अब ये सुनते ही वो डर के सीधा वापस आई। और फिर कहते हैं कि कार्तिक ने बताया कि भाई मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा जो हार्ट ब्रोकन जो हिस्सा था वो 32वें दिन अगली सुबह मेरा भाई बैठा हुआ, मतलब सो रहा था, मैं उसके बगल में ही बैठा था। वो एकदम बीमार जैसे बहुत धीरे में बोल रहा है, कह रहा भाई मुझे बहुत खुशी थी कि आप आए, और सच में मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो माँ का तुम ध्यान रखना, ऐसा उसके भाई ने बोला। और फिर ये भी बोला उसके भाई कार्तिक ने कि भाई ऐसी क्यों बातें कर रहा है, तुझे कुछ नहीं होगा। जी। लेकिन वो भी जानता था कार्तिक की चाहे जो हो जाना तो है ही है उसको। बचेगा नहीं अब। शाम के करीब 4 बजे उनके छोटे भाई ने आखिरी सांस ली और वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई उधर ही। बहुत बुरा हो भाई। और उसकी गलती क्या? गलती बस ये कि उसने देख लिया। पूरे गांव में मतलब एकदम हल्ला हो गया, उनकी माँ रोने लगी, उनका भाई रोने लगा। लेकिन कार्तिक देखता है, अब गाली तो नहीं दे सकता मैं, लेकिन उसने बताया कि भाई इतना ज़्यादा गुस्सा आया मुझे उस बुढ़िया पे कि वो बैठी हुई है आराम से अपने झोपड़ी के बाहर और बैठ के चाय पी रही है, जैसे कोई उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मन तो किया कि जाके उसे मार दूं, कह रहा मैं गुस्से में भी गया, लेकिन मेरी माँ ने रोक लिया। उन्होंने कहा कि बेटा देख, मेरा एक बेटा तो चला गया है, अगर तुझे भी कुछ हो गया तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी, अगर तू चाहता है कि मैं अच्छे से रहूं तो तू मत जा उसके पास, तू चला जाए हाँ ये गांव छोड़ के। तो बोला माँ मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन वो बोली कि नहीं मैं नहीं जा सकती, तुम जाओ।
फिर उसके बाद जो रुके क्रियाकर्म जो भी था वो हुआ, उसके बाद फिर वो वापस चले गए अपने जॉब पे। फिर उन्होंने बीच बीच में कॉल पे बात करते रहे, फिर बीच में इतना वो कहे भाई मैं बिज़ी हो गया कि अपनी माँ को कॉल नहीं कर पाया। लेकिन अप्रॉक्स 3-4 महीने के बाद पता चला कि जो चंपा बाई थी वो उसकी डेथ हो चुकी थी, और उसके ही घर पे, यानी कि उसका बेटा लेके आया था, या फिर वो एक लेडी आई थी रहने के लिए उन्हीं के घर पे। तो उनकी माँ ने फ़ोन करके बताया कार्तिक को कि बेटा वो बहुत अच्छी लड़की है और बहुत सीधी साधी है, और आज ही रात को, मतलब कल वो सुबह आई है और उसने मुझे चाय भी दिया आज रात को लाके। तो अब ये सुन के वो थोड़ा हैरान था, क्योंकि गुनिया ने उसे कुछ और भी बताया था जो उसकी माँ ने नहीं सुना था जी। अब ये सुन के वो हैरान, कह रहा माँ अच्छा एक बात बताओ, तुमने वो चाय पी तो नहीं? कह रही बेटा मैंने तो पिया था वो चाय। कहे कि गुनिया ने मुझे ये बताया था कि जो टोंटही होती है ये कभी नहीं मरती, अरे और ये अगर गांव वालों को, लोगों को दिखाएगी कि वो मर चुकी है, लेकिन वो दूसरा रूप बदल के फिर से वो आती है। क्या ये रात को जाती है घर से बाहर? हाँ हाँ। तो कहे कि हाँ बेटा मैंने देखा था उसे, वो जो गांव के बाहर जो खंडहर है वहाँ पे मैंने उसे कुछ करते हुए देखा था। क्योंकि अनुज के साथ जो हुआ वो कार्तिक ने नहीं बताया था कि माँ टोंडही को उसने उसी खंडहर के पास देखा था। अच्छा। और ये चीज़ जब उनकी माँ ने बताया कि वो औरत खंडहर के पास ही थी, तब समझ गया। वो बोला कि माँ मैं आपको लेने आ रहा हूँ, और बस आपको मेरी कसम है कि आप रुकोगे नहीं यहाँ पे। पूछा भी कि क्या हुआ बेटा क्या नहीं, बट बोले कि मैं कुछ नहीं बोला उनसे, फ़ोन कट किया और सीधा 3 दिन के अंदर मैं अपनी माँ को वापस गांव से लाया और फिर अपने साथ ही रहने लगा। कुछ दिन तबीयत खराब रही, लेकिन फिर जब वो दूर हो गई, असर जब थोड़ा कम हुआ, तो बाबा उबा के पास वो गए और उनको सही किया। क्योंकि भाई वो काफ़ी लेट हो चुका था, 2-2.5 हफ्ते हो चुके थे। लेकिन इनकी माँ का तो रिसेंटली ये सब हुआ था, तो वो गए वहाँ पे अपना जो भी सही कराना था बाबा वगैरह के पास, वो चीज़ें सही कराई। कहते हैं कि भाई टोडही आज भी उड़ीसा के पुराने गांव में है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई जानता ही नहीं है ज़्यादा। जो पुराने लोग हैं केवल वही जानते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो ये जो किस्सा था कार्तिक का, ये मुझे उसने बताया था। भाई जो टुंडई है ये काफी ज्यादा ना सिमिलर है डायन से। हाँ, जो डायन तो होती नहीं है ये सब। तो डायन मतलब टुंडई एक ही बात है या थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें? डिफरेंस क्या, देखिए हर स्टेट का अलग अलग कुछ मान्यता होती है, जी। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बाकी होते सब ये सेम है। अलग अलग जगहों पे बस इनका नाम हो जाता है अलग, बाकी तो सब एक ही रहते हैं। सुरेश भाई जब ये कहानी आपने बताना स्टार्ट किया ना तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी कि शायद आप कहीं डायन की बात तो नहीं कर रहे जो हाईवे पर देखी जाती है उड़ीसा में ही, क्योंकि वैसा ही एक किस्सा, एक हाईवे पर देखी जाने वाली डायन, उसका किस्सा मेरे एक दोस्त हैं उड़ीसा से, उनके भैया हैं जो अक्सर मेरे साथ काम भी करते हैं। उन्होंने लाइव अपनी खुद की आंखों से कुछ साल पहले डायन देखी थी, और जब उन्होंने डायन को देखा था लिटरली वो बेहोश हो गए थे, काफ़ी देर तक उनको होश नहीं आया था। बस वो लकी थे या पता नहीं क्या रीज़न था, वो बच गए, नहीं तो अक्सर बताया जाता है जो भी उस डायन को देखता है वो बचता नहीं है। वो स्टोरी मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी स्टोरी है और मैं अच्छे से आई डोंट थिंक कि, क्योंकि मेरी स्टोरी नहीं है, मैं अच्छे से नरेट कर पाऊँगा, कुछ ना कुछ मिस आउट हो जाएगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लोगों को, वो देख सकते हैं। एंड भाई आप ना हिमाचल की एक कहानी बताने वाले थे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, वो स्टार्ट करते हैं हम। वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट स्टोरी। ओह सो ये रियल है और आपने भी आई थिंक सुना ही होगा, लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। किस्से से ही जुड़ा हुआ है। मान लो कि आप अपने स्कूटी से रात के वक्त आप जा रहे हो, आप अकेले हो, और अचानक आपको रास्ते में ये लगता है कि आप पीछे की सीट थोड़ी भारी हो गई है और आपको लगता है कि कोई बैठा हुआ है, लेकिन कोई बैठा नहीं है पीछे। आप जब देखते हो मुड़कर तो सिर्फ सीट पर जैसे बैठते हुए का निशान होता है कि कोई बैठा हुआ है, बट कोई दिख नहीं रहा है। सीट का जो शेप बदल जाता है। हाँ, शेप बदल जाता है जब कोई बैठता है, सिर्फ वैसा दिख रहा है लेकिन कोई नहीं बैठा है। और अचानक से ठंडी का मौसम है, लेकिन आपको अंदर से ठंडी लग रही है, वो मौसम की ठंडी नहीं है। तो उस वक्त आप क्या करोगे? भाई टू बी ऑनेस्ट बताऊं, ओनली सोचने से ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, हालत खराब हो गई है भाई। मतलब यार मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं भाई?
भागते रहो या फिर भागूंगा, चलते रहूंगा, ढूंढूंगा, देखूंगा आसपास कोई मंदिर है, क्या करूं, मतलब आई विल बी इन पैनिक मोड। सही है। अब ये जो किस्सा है, ये हमारी एक सब्सक्राइबर है गौरी, जी। हिमाचल साइड की हैं, वो रामपुर में वो रहती हैं। सो एग्जैक्ट मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगा। अब बात ये आती है, उन्होंने बताया कि सूरज भाई ये जो किस्सा है ये मेरे भाई विक्रम के साथ हुआ था, और उनके साथ इतना डरावना मोमेंट या इंसिडेंट हुआ था कि वो रात के टाइम इस बारे में वो कभी बात ही नहीं करते। उन्होंने बताया कि उनका भाई जो विक्रम है वो टैक्सी ड्राइवर है, और वो शिमला और ये जो रामपुर है उस रूट पर वो टैक्सी ड्राइवर हैं। जी। वो रात को अपना और टाइम भी करते हैं कभी कभी। तो उनकी फैमिली में उनकी एक वहाँ साथ में उनके भाई और गौरी, माँ की तबीयत हमेशा थोड़ी ख़राब रहती है। तो उन्होंने बताया कि ये किस्सा अब हम विक्रम का ही डायरेक्ट सुनते हैं। तो विक्रम टैक्सी ड्राइवर है और वो अपना रात को रामपुर से शिमला, शिमला से रामपुर ये चलाते थे। तो एक रात की बात है कि उस रात उनकी वो लास्ट था काम कि हाँ भाई काम ख़त्म करके सीधा घर जाना है, क्योंकि माँ की तबीयत भी ख़राब थी, दवा भी लेना था और अगली सुबह उनको डॉक्टर के पास भी जाना था। तो एक फैमिली को वो छोड़े शिमला। अब उसके बाद वापस जब घर जाने को हुए तो उनके जो साथी जो थे उन्होंने बोला यार भाई रात को अभी मत जाओ, इधर ही रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। तो उन्होंने कहा नहीं भाई मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मुझे जाना ही होगा। उस टाइम 11:15 हो रहे थे। फिर चलते चलते उनको करीब अप्रॉक्स 12, 12:15 हो गए थे। तो नोगली जो है रास्ता है वहाँ पे शिमला में, नोगली, वहाँ पे एक बाऊ पड़ता है। जी। बाऊ बोलते हैं दोराहे को, जहाँ दो रास्ते मिलते हैं। हाँ। तो वो वहाँ पे जा रहे थे उस टाइम, और जब वो जो बाऊ होता है जब वहाँ से वो ख़त्म होता है, एक रास्ता जाता है जंगल की तरफ, NH5 पड़ता है वो। वहाँ पे पता नहीं क्यों वो स्पीड तेज कर देते थे, मतलब उनको वो जो बाऊ था वो पसंद ही नहीं था। जब वो जाते हैं तो उनको क्या दिखता है कि जैसे हिमाचल में जो न्यूली मैरिड वुमेन होती हैं वैसा पूरा ड्रेसअप वो साइड में खड़ी है एक औरत। वो सोचते हैं कि इतनी रात को ये औरत यहाँ अकेली क्या कर रही है, शायद इसको कोई मदद चाहिए। वो गाड़ी को धीरे करते हैं, विंडो अपना नीचे करते हैं, पूछते भी हैं कि क्या हुआ बहन, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तो बोलती भाई रुक जा, मुझे रामपुर जाना है। जब वो फ्लैश लाइट जब उसके ऊपर फेस पे पड़ती है ना थोड़ी, तो वो क्या देखते हैं कि वो औरत नॉर्मल नहीं थी। फेस इतना मतलब ढका हुआ था, और आंखें जो थी आंख नहीं था, सिर्फ काले गड्ढे थे। ओ। अब ये देखते ही मतलब उनको लगा, क्योंकि जो उनकी माँ ने बताया था बट क्लियर नहीं बताया था, वो दोस्त यार से जो सुनते थे कि नोगली के पास वो जो रास्ता है वहाँ पे कुछ है, बट वो यकीन नहीं करते। तो वो तुरंत वहाँ से गाड़ी स्पीड करके भगाते हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनकी कार के अंदर पीछे वाली सीट पे कोई बैठा है। अचानक वो थोड़ा भारी हो जाता है और अचानक से कार एकदम ठंडा हो जाता है। ओ। जबकि नवंबर का महीना था, ठंडी वैसे भी थी बट वो ठंडी नहीं थी नॉर्मल जो ठंडी लगती है। नॉर्मल ठंडियों वाली ठंडी नहीं हाँ, थी। वो डर वाली ठंडी थी, जैसे हम डर जाते हैं तो हाथ पैर कैसे कांपने एकदम ठंडे हो जाते। हाँ। पूरे कार में उनको वैसा ही लगा, लेकिन वो रुके ही नहीं। मिरर में देखा तो पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन उनको साफ साफ दिख रहा था कि सीट पे वो निशान बने हुए हैं बैठे होने का। वो भागते भागते सीधा, जब तक वो रामपुर बाजार के पास नहीं पहुंचे अपने घर, तब तक वो भागते रहे। तुरंत गाड़ी रोकी, लॉक किया, बाहर निकले, घर पे गए और बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में जाके सो गए। जी। उनको लगा कि हाँ मैं बच गया हूँ। लेकिन जब अगली सुबह उनकी माँ आती उन्हें उठाने के लिए कि उठ जा, कितनी देर तक सोएगा, इतना बोल के वो चली गई काम करने किचन में। जब वो अपना कपड़ा उठाते हैं, टी शर्ट जब निकालते हैं, तो क्या देखते हैं मिरर में कि पीठ पे और सीने पे उंगलियों के निशान हैं पूरे ब्लू कलर के। जैसे कोई किसी को अगर टाइट एकदम पकड़े रहो तो पूरा ब्लू ब्लू निशान पड़ जाता है। पड़ जाता है। सेम वैसा ही निशान उनके पूरे बॉडी पे था। अब ये देख के उनको थोड़ा डर भी लगा, लेकिन उन्होंने घर में किसी से नहीं बताया। फिर वो अपने काम पे चले गए। माँ को डॉक्टर के पास भी पहले लेकर गए, फिर अपना उधर से उधर काम पे चले गए। अब ये रात तो हो गई, लेकिन फिर जब वो आए शाम के वक्त तो उन्होंने क्या देखा कि उनके रूम के कोने में एक रेड कलर का दुपट्टा वहाँ पे गिरा हुआ था, जैसे गीला था वो। जी।
उन्होंने देखा दूर से ही बट उसको छुआ नहीं। उन्होंने कहा कि ये दुपट्टा किसका है, शायद हो सकता है गौरी का हो, मतलब उनकी बहन का। जी। उन्होंने नहीं छुआ। फिर गौरी ने बताया कि सूरज, रात के टाइम मेरे साथ कुछ अजीब हुआ और मैंने कुछ अजीब देखा। गौरी वो बताती हैं कि 2-2:30 बजे रात को मुझे ना ऐसा लगा कि कुछ आवाज़ आ रही है किसी औरत की रोने की, बहुत धीमी, बहुत थकी हुई आवाज़। जब वो किचन में जाती हैं, लाइट ऑन करती हैं, तो क्या देखती हैं कि किचन में कोई नहीं है, लेकिन चूल्हे पे चाय चढ़ी हुई है और वो खौल रहा है चाय। ओह, और कोई नहीं बना रहा है। कोई नहीं बना रहा, कोई भी नहीं है। उनका भाई कह रही वो सो रहा था, मेरी माँ भी सो रही थी। वो सीधा गई माँ के पास और बताया कि माँ किचन में तो कोई नहीं है, लेकिन चाय कौन बना रहा है और मुझे थोड़ी रोने की भी आवाज़ सुनाई दी। तो उनकी माँ को शक हुआ। उनके चेहरे पे एक ऐसा डर था जैसे हम जानते थे उसके बारे में, लेकिन जब कोई चीज़ किसी और साथ होता है तो चेहरे पे एक डर होता है। सेम वैसा ही उनकी माँ के चेहरे पे था। अब वो कहती कि बेटा ऐसा है कि विक्रम से पूछना पड़ेगा कि कल रात को उसके साथ क्या हुआ था। ओह। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनकी माँ उनको बैठाती हैं, विक्रम को पूछती हैं, बेटा ये बता कि कल रात को क्या क्या हुआ था तेरे साथ, या उसके पहले क्या हुआ था, कुछ अजीब चीज़ बता। तब उसने पूरा डिटेल में सारा किस्सा बताया। ये सुनकर माँ मतलब एकदम हैरान हो गई कि बेटा तेरे पीछे बांध लग गई है। क्या लग गई है? बांध। ओके। ये कोई भूत की कहानी नहीं है। हाँ हाँ। भूत असल में क्या होता है, वो भटकते हैं, लेकिन हिमाचल में जो बांध होता है यानी कि वो बंधी हुई, वो किसी एग्जैक्ट एक स्पेसिफिक लोकेशन पे वो बंध जाती है जी। किसी का इंतज़ार करते हुए, या फिर जैसे उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो उस जगह पे वो उधर ही बंधी रहती है अपना इंसाफ के लिए कि कोई आए मेरी बात सुने। जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता वो उधर ही रहती है। तो इसको बोलते हैं बांध। और जब ये किसी के घर पे आती है तो वो अकेले नहीं जाती है, किसी न किसी एक फैमिली मेम्बर को वो लेके ही जाएगी। अरे। ये होता है। अब जब ये सुना तो विक्रम भी एकदम परेशान कि अब क्या करें। तो उनकी माँ ने कहा कि हमें देवकोट चलना होगा। जी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो देवकोट गए। देवकोट यानी हिमाचल में पवित्र एक मंदिर होता है, देवता का एक कमरा होता है, कोट। अब वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक बुजुर्ग गुर थे। गुर यानी वहाँ के पुजारी, भगत जो बोलो आप, वो थे। तो वहाँ पर जब वो गए तो वहाँ पे ना उस कमरे में वो खेल होता है। खेल यानी देवता का खेल। जी, जब देवता गुर, आते हैं। हाँ, जब गुर के ऊपर देवता आते हैं तो वो खेल जो होता है उसको बोलते हैं। ये परंपरा है हिमाचल में बहुत पुरानी। जी। वहाँ पे उनको बोले कि जाना होगा। जब वो वहाँ पे गए लेकर, जो जैसे ही वो बोलते हैं कि मेरे भाई ने, उनकी बहन भी थी, माँ, सब लोग गए थे। जब वो वहाँ पे गए तो क्या देखते हैं कि उनका भाई जैसे ही कदम रखता है अंदर, सीधा सीधा पूरा लेट जाता है वो उधर ही। लेटने के बाद ऐसा तड़पता है जैसे उसको करंट मार दिया हो। अरे। पूरा वो एकदम तड़पते रहते हैं। तभी वो जो गुर होते हैं उनके ऊपर तुरंत देवता आ जाते हैं, फिर वो नॉर्मल नहीं रहते। और कहते हैं ऐसा कि हिमाचल के हर गांव में अलग अलग देवता है, हर गांव के अलग अलग देवता होते हैं और सबके गुर होते हैं जो कि उनके माध्यम होते हैं, जो कि नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता, लेकिन वो गुर देख सकता है। जी। अब जब उन्होंने देखा तो उनके हाथ में तलवार थी और तलवार को लहराते हुए वो गुर बोलते हैं कि छोड़ दे इसे, ये मेरा बंदा है, इसके ऊपर तू सोच मत कर। सोच का मतलब होता है जैसे कि गंदगी, या इसको अपवित्र मत कर। जी। क्योंकि अगर कोई निगेटिव एंटिटी हमारे बॉडी में आती है तो एक तरीके से हम अशुद्ध हो जाते हैं। तो वो चीज़ उसको बोलते हैं। बट वो चिल्लाती रहती है। बाहर लगा हुआ था, छत्तर लगा हुआ